हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। अगर आप भी कर रहे हैं MPPNST BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं बेटा, तो अब मैं आप सभी लोगों के लिए डेली MCQ प्रैक्टिस करवाती हूँ। बायोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन बेटा आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। जो भी सेशन में आपको अपलोड करती हूँ बस उन्हें आपको डेली ज्वाइन करना है। डन। तो आज हम जिस टॉपिक से MCQ कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, डन। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना बेटा। यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करवाती हूँ। डन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, ध्यान से सभी बच्चे रीड करेंगे और एंड में आपको अपना स्कोर बता के जाना है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन क्या है? व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? पहले बेटा ये समझ लीजिए आप लोग कि युग्मक क्या होता है, उसके बाद जनन को समझेंगे। युग्मक, युग्मक जिसे हम इंग्लिश में गैमीट बोलते हैं। बेटा यहाँ फिंगर से लिखती हूँ तो थोड़ी, ठीक है, सॉरी, अच्छे से नहीं लिख पाऊँ तो उसके लिए क्षमा करना, बट बोलूँगी इसको सुनना। युग्मक यानी गैमीट। ठीक है। अब गैमीट क्या होते हैं? मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। फीमेल के अंदर, शॉर्ट में लिखूँगी फीमेल और मेल। फीमेल के अंदर जो गैमीट होता है उसे हम ओबम बोलते हैं या ओबा भी बोलते हैं। ठीक है। और मेल के अंदर जो गैमीट होता है, युग्मक होता है, जिसे नर युग्मक यानी मेल गैमीट बोलते हैं, वो होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। हिंदी में बोलें तो शुक्राणु, और इसको अंडाणु बोलते हैं। ये होते हैं। अब जब यही ओवम बनने की प्रक्रिया, ठीक है, ओवम बनने की प्रक्रिया और स्पर्म बनने की प्रक्रिया, ये दोनों युग्मक हैं, तो इन्हीं को हम लोग युग्मक जनन बोलते हैं यानी गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आया? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे युग्मक जनन क्या होता है बेटा? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, उसी को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। डन, डनाडन डन। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए, वो भी आएगा क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, वो भी क्वेश्चन करवाऊंगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर वही प्रक्रिया देखिए, स्पर्म जिस प्रोसेस द्वारा निर्माण होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और ओवम जिस प्रोसेस द्वारा निर्माण होता है उसे हम oogenesis बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक है, यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। ठीक है, डन। चलिए, इसलिए तो मैंने बोर्ड मांगा था सिंधिया जी से, हमारे क्षेत्रीय विधायक से, बट अभी तक किसी ने कोई मदद नहीं की है बेटा। बस आप लोग सपोर्ट करो, आपके लिए ही मैंने मांगा था, बट कोई नहीं, अपनी मेहनत करते हैं बेटा, अब उनके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स? मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? PSO। मेल के अंदर बेटा होता है टेस्टिस यानी कि वृषण। वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। जोड़ी की बात की जाए तो एक जोड़ी यानी 1 पेयर, और संख्या की बात की जाए तो 2 होते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? बाहर लटके हुए होते हैं। ठीक है, मेल के बाहर थैली नुमा संरचना में, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। डन। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्या पूछा है? स्त्रियों में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स? तो देखिए बेटा, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो होता है ओवरी। ओवरी, ओवरी कितनी होती हैं? ओवरी 2 होती हैं बेटा। ठीक है, ओवरी 2 होती हैं संख्या में। पेयर की बात की जाए, जोड़ी, तो 1 जोड़ी होती हैं। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अंदर प्रेजेंट होती हैं। मेल के टेस्टिस की तरह बाहर नहीं होती, ये अंदर होती हैं। ठीक है, दोनों फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है, जुड़ी हुई। डन। तो करेक्ट आंसर है ओवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ओवरी ही क्या करती है, अंडाणु निर्माण करती है यानी ओवम बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक क्या कहलाता है। ऊपर जिसने समझा होगा फर्स्ट क्वेश्चन वो बता देगा फटाफट। ठीक है। व्हाट इज द मेल गैमीट कॉल्ड। क्या होता है मेल गैमीट, बताया था ना बच्चों पार्टी। क्या होता है नर युग्मक, स्पर्म होता है यानी शुक्राणु भाई साहब। ठीक है। यू इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, ऐसे होते हैं शुक्राणु भाई साहब। ठीक है, स्पर्म। चलिए डन, और बाकी मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा युग्मक क्या होता है। बता दिया था मादा युग्मक क्या होता है, ओवम यानी कि बेटा अंडाणु होता है। ठीक है, अंडाणु होता है और इसे रिलीज कौन करता है, अंडाशय, यानी अंडाशय से रिलीज होता है यानी कि ओवरी से। ठीक है डन। चलिए कोई भी डाउट होता है बेटा कमेंट कर देना। वैसे मैं कोशिश करती हूँ बेटा आपको सारा समझ में आए, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास बोर्ड होता ना बेटा फिर मैं औकात दिखाती। बायोलॉजी क्या होता है, टिप पे होती याद, बट कोई नहीं बेटा, समय का थोड़ा समय लगेगा बट लाऊंगी आपके लिए। बस आप लोग थोड़ी वीडियो को शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र जनन क्या है। वही क्वेश्चन आ गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र मतलब स्पर्म, जनन मतलब जनन करना, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है बेटा। ठीक है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। डन 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 डन। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। oogenesis कहलाती है यानी अंडाणु जनन, अंडाणु जनन। और इसको क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। ठीक है डन, आगे बढ़े। चलिए बस आपको अपना स्कोर बताना है लास्ट में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोगोनिया। बेटा कल मेरे पापा का ऑपरेशन है, दुआ करना कि ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पाए जाते हैं। वेयर आर स्पर्मेटोगोनिया फाउंड। कहाँ पे, इन यूट्रस गर्भाशय में, इन द इनर वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्र जनक नलिकाओं की भीतरी भित्ति में, इन यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में, अंड वाहिनी इन ओविडक्ट। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा जो शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं उनकी इनर वॉल पर क्या होते हैं, इनर वॉल पर क्या पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये जानना है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं इधर ही पढ़ा देती हूँ क्वेश्चन, फिर मज़ा नहीं आता है आपको समझाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम में कितने गुणसूत्र होते हैं। हाउ मैनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ईच स्पर्मेटोगोनियम। तो याद रख लेना प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम में बेटा 40 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। डन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते, उतने ही होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होती है यानी 2n होती है जिसमें 40 गुणसूत्र होते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका किस विभाजन से बनती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज फॉर्म्ड बाय विच डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, म्योटिक डिवीजन, बाइनरी फिजन, द्विखंडन, या फिर बडिंग, कलिका जनन। तो देखिए बेटा प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन से डिवीजन से फॉर्म्ड होती है, याद रखना समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनाती है। What does a primary spermatocyte produce after first meiotic division? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनाती है, तो याद रख लेना वो बनाती है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या बनाती है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 आगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनाती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है बेटा उसमें कितने गुणसूत्र होंगे? अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र भी कैसे हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। तो 40 थे तो कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं? एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा होगा, 4 आप लोग बड़े स्टाइल से शुक्राणु बना के आते होंगे पेपर में, तो 4 ही बनते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटिड से के शुक्राणुओं में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं उसी से क्या बनते हैं फिर? स्पर्म। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो याद रख लेना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिय, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं के शुक्र जनक नलिकाओं से मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, यहाँ ये पूछा गया है बेटा कि शुक्राणुओं के शुक्र जनन नलिकाओं से मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब मुक्त होते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है, ठीक है, डन। और निषेचन क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है? जब अंडा ओव्यूलेट होता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी 9 महीने की जब बच्चा गर्भ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कब प्रारंभ होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म बनना। कब स्टार्ट होते हैं लड़के के अंदर? तो देखिए प्यूबर्टी, जब एक बच्चा प्यूबर्टी की एज में होता है उस टाइम क्या है? स्पर्म बनते हैं। ठीक है ना, तो किशोर अवस्था में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोगोनिया संख्या में वृद्धि किस विभाजन द्वारा करती है? जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा वो संख्या में वृद्धि किस विभाजन द्वारा करती है? समसूत्री, अर्धसूत्री, द्विखंडन, निषेचन। तो याद रख लेना वो करती है समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट म्योटिक डिवीजन को क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, बाइनरी फिजन या रीजनरेशन? तो देखिए उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शन। ठीक है, डन। चलिए देखिए प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती, इसलिए इसे हम लोग न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। ये पॉइंट याद रख लेना आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटिड्स किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जो स्पर्मेटिड्स हैं बेटा वो किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? स्पर्मेटिड्स जब वो बनती हैं तो याद रख लेना एन यानी कि हैप्लॉइड वो होती हैं। स्पर्मेटिड से ही स्पर्म बनते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड से ही स्पर्म बनते हैं और स्पर्म भी एक एन है। ठीक है ना, एन एन जब आपस में मिलती हैं तभी 2n बनता है। ठीक है ना, तो ये आगुणित है, हैप्लॉइड है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणुओं का शीर्ष कहाँ अंतः स्थापित रहता है? क्या पूछा है बेटा कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द हेड ऑफ स्पर्म रिमेन्स एम्बेडेड इन भेज सेल्स। शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणुओं का शीर्ष कहाँ अंतः स्थापित रहता है?
लीडिंग सेल्स में, सर्टोली सेल्स में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में? तो देखिए वो रहता है बेटा सर्टोली सेल के अंदर। डन, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना है फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको पीडीएफ चाहिए बेटा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर जाकर आप लोग पीडीएफ के लिए पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे से बेटा कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मेटिड्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऊपर बता दिया था 23 होती है, एन हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जिस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है उससे हम ज़्यादा हिक्का बुक्की नहीं करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GnRH यानी गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन शुक्र जनन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या है? What is the main reason for the initiation of spermatogenesis? शुक्र जनन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है इंसुलिन में वृद्धि, इंक्रीज इंसुलिन। बी है GnRH के स्रावण में वृद्धि, इंक्रीज इन GnRH सीक्रेशन। सी थायरोक्सिन में कमी, डिक्रीज इन थायरोक्सिन। डी है आरबीसी में वृद्धि, इंक्रीज इन आरबीसी। तो देखिए शुक्र जनन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या है? वो होता है बेटा GnRH के स्रावण में वृद्धि, इंक्रीज इन GnRH सीक्रेशन। डन बेटा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो GnRH होता है बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जिसमें क्या होता है शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रारंभ होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GnRH किस ग्रंथि से सीक्रेट होता है? GnRH इज सीक्रेटेड फ्रॉम विच ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, एड्रेनल। तो देखिए बेटा GnRH होता है हमारे हाइपोथैलेमस से सीक्रेट। कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। जो हमारे टेम्परेचर का रेगुलेटिंग सेंटर होता है वो भी हाइपोथैलेमस होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रपीयूष ग्रंथि से कौन कौन से गोनेटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं? ठीक है, अग्रपीयूष ग्रंथि से कौन कौन से गोनेटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं? तो याद रख लेना बेटा, उससे होते हैं LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दो होते हैं। डन। चलिए ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फुल फॉर्म भी याद रख लेना। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टीरियरी होती है प्लस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ये भी चीज़ याद रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, LH किस कोशिका पर कार्य करता है? LH एक्ट्स ऑन विच सेल? LH किस कोशिका पर काम करता है? तो याद रख लेना वो करता है लीडिंग सेल पर काम, ठीक है। चलिए LH हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं पर क्या कार्य करता है और एंड्रोजन हार्मोन के सीक्रेशन को भी क्या करता है? उद्दीपित करता है। डन, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंड्रोजन? ऑप्शन ए है ब्लड फॉर्मेशन यानी रक्त निर्माण। बी है शुक्र जनन को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। सी है मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन। डी है भोजन पाचन यानी डाइजेशन। तो देखिए शुक्र जनन को उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजन, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी। एंड्रोजन पुरुष लैंगिक हार्मोन है जो क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। एंड्रोजन पुरुष का है, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSH किस कोशिका पर कार्य करता है? FSH एक्ट ऑन विच सेल? लीडिंग, सेटोली, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो देखिए बेटा, जो
LH है वो किस सेल पर कार्य करता है? तो याद रख लेना सर्टोली सेल पर। करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और शुक्र जनन में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है ध्यान से रीड करेंगे। शुक्राणु के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? व्हाट इज द आर मेन पार्ट्स ऑफ स्पर्म? तो देखिए स्पर्म का डायग्राम बनाऊंगी बेटा, इस प्रकार से आपने स्पर्म का डायग्राम देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से उसकी टेल होती है, उसके बाद ये टेल हो गई, बीच में सेंटर होता है, यहाँ पर एक्रोसोम होता है, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इधर टेल होती है और इधर मिडिल वाला भाग होता है। ठीक है, इस प्रकार से स्पर्म होता है। तो हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया और टेल हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। डन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के कार आएंगे। विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेंस एंजाइम? कौन सा पार्ट एंजाइम से भरा होता है? तो देखिए इस प्रकार से जो नोक वाला पार्ट होता है स्पर्म का, शुक्राणु का, वो क्या होता है? एंजाइम से भरा होता है। तो एक कौन सा भाग होता है? एक्रोसोम, अग्रपिंड वाला भाग। और हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, जब स्पर्म अंडाणु के पास जाता है, उसे भेदने जाता है, तो उसके अंदर ठीक है जाने के लिए जो अंडाणु की जो बाहरी लेयर होती है जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा, उसे भेदने के लिए ये काम होता है। ठीक है, उससे अंदर जाने के लिए, उस लेयर को तोड़ने के लिए। ठीक है, डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ, कौन? एक्रोसोम, जिसमें हाइलोरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, हाइलोरोनिडेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के शीर्ष में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? शुक्राणु के शीर्ष में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द हेड ऑफ स्पर्म? तो देखिए शुक्राणु के शीर्ष में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। तो देखिए शुक्राणु के शीर्ष में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। डन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं? शुक्राणु, इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म आर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन लार्ज नंबर? शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं? हेड में, नेक में, मिडिल पीस में या टेल में? तो याद रख लेना मिडिल पीस में। ठीक है, कहाँ पे? मिडिल पीस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी हो जाएगा, सी। डन। चलिए, जो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है बेटा? शुक्राणु की पूंछ को गति देने हेतु ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, शुक्राणु की जो पूंछ है, मूवमेंट करवाने के लिए कौन एनर्जी देता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्रोसोम या नेक? याद रख लेना बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वही एनर्जी देती है, जिससे स्पर्म भागता भागता जाता है अपने प्रेमी के साथ। ठीक है ना, एटीपी के रूप में देती है। और ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेन से रिलेटेड, बीज किससे मिलकर बनता है? सीमेन इज फॉर्म्ड बाय विच कंपोनेंट्स? ओनली स्पर्म, केवल शुक्राणु प्लाज्मा, ओनली सेमाइनल प्लाज्मा। सी है शुक्राणु एवं शुक्राणु प्लाज्मा, स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा, रक्त एवं प्लाज्मा, ब्लड एंड प्लाज्मा। तो देखिए शुक्राणु एवं शुक्राणु प्लाज्मा। ठीक है, जो प्लाज्मा है उससे मिलकर क्या बनता है? एक सीमेन बनता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मैथुन के दौरान पुरुष कितने शुक्राणु स्खलित करता है? हाउ मैनी स्पर्म आर जेनरली एजाकुलेट ड्यूरिंग इंटरकोर्स? जब एक सेक्स करता है कोई पुरुष तो कितने शुक्राणु वो एजाकुलेट करेगा? ठीक है, कितने शुक्राणु रिलीज करेगा? तो देखिए 20 से 30 करोड़। कितने? 20 से 30 करोड़ शुक्राणु, लेकिन बच्चा पैदा के लिए एक ही काफ़ी है। ठीक है, तो 20 से 30 करोड़ करता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या पूछा है, ध्यान से रीड करेंगे। सामान्य उर्वरकता के लिए कम से कम कितने प्रतिशत शुक्राणु में तीव्र गतिशीलता आवश्यक है? सामान्य उर्वरकता के लिए कम से कम कितने प्रतिशत शुक्राणुओं में तीव्र गतिशीलता आवश्यक है? ठीक है। इन for normal fertility, what minimum percentage of sperm should show active motility? तो कितनी, याद रख लेना 40%। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु की परिपक्वता मुख्यतः कहाँ होती है? Where does sperm maturation mainly occur? शुक्राणु की परिपक्वता मुख्यतः कहाँ होती है? एपिडिडाइमिस में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूट्रस में, लिवर में। तो याद रख लेना वो होती है, ठीक है, वो होती है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण में। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्व मादा युग्मक निर्माण की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं, जैसा कि ऊपर बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड जनन की शुरुआत कब होती है? oogenesis लड़कियों में कब स्टार्ट होता है? जैसे शुक्राणु जनन क्या होता है लड़कों में, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ठीक है, बट फीमेल्स के अंदर, ठीक है, याद रख लेना प्यूबर्टी में नहीं बल्कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एक भ्रूण का परिवर्धन होता है उसी टाइम क्या है, उसमें अंड जनन शुरुआत हो जाता है। ठीक है, डन। पूरा डेवलप नहीं होता है लेकिन शुरुआत हो जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, oogonia कहाँ बनती हैं? जो oogonia होती हैं वो कहाँ बनती हैं? टेस्टिस में, इन एम्ब्रियोनिक ओवरी में, इन यूट्रस में, इन एड्रिनल ग्लैंड में। तो देखिए oogonia है वो एम्ब्रियोनिक ओवरी में ही स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में अवरुद्ध कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सेल्स अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस आर कॉल्ड। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में अवरुद्ध कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है सेकेंडरी oocyte, बी है प्राइमरी oocyte, सी है स्पर्मेटेड, डी है शुक्राणु यानी स्पर्म। तो याद रख लेना वो कहलाती हैं प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद अंड जननी के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट oogonia आफ्टर बर्थ? ठीक है, यानी कि जन्म के बाद अंड जननी के बारे में कौन सा कथन सही है? नई अंड जननी बनती रहती है, न्यू oogonia कंटिन्यू टू फॉर्म, नई अंड जननी बनती रहती है, अंड जननी का निर्माण बंद हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ oogonia स्टॉप्स, वे शुक्राणु बनाती हैं, दे फॉर्म स्पर्म, वे रक्त कोशिकाएं बनाती हैं, दे फॉर्म ब्लड सेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी, अंड जननी का निर्माण बंद हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक अंडक को घेरे रहने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्राथमिक अंडक यानी द सेल्स सराउंडिंग प्राइमरी oocyte आर कॉल्ड शटोली सेल, ग्रेनुलोसा सेल, लीडिंग सेल्स या आरबीसी। तो देखिए प्राथमिक अंडक को यानी कि प्राइमरी oocyte को जो कोशिकाएं सराउंडली घेरे रहती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? तो याद रख लेना ग्रेनुलोसा सेल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और बेटा मेरे यहाँ आने वाला है पानी और मेरे को लग रहा है कि मुझे क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा, काम है थोड़ा। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ कि पानी ना आए तब तक मैं क्लास ख़त्म कर दूँ, तो कोई नहीं, फिर भी देखो जल्दी जल्दी। युवान आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में लगभग कितने प्राथमिक पोटक शेष रहते हैं? हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी? तो देखिए बेटा युवारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में लगभग कितने प्राथमिक पोटक शेष रहते हैं? तो याद रख लेना वो रहते हैं बेटा, ठीक है, वो रहते हैं 60 लाख से 80 लाख तक। ठीक है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए जल्दी जल्दी करवा देती हूँ बेटा, पानी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक पुटक किसमें परिवर्तित होता है? जो प्राइमरी ठीक है फॉलिकल है वो किसमें ट्रांसफॉर्म होता है? तो याद रख लेना बेटा सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तृतीयक है, ठीक है, जो तृतीयक फॉलिकल की विशेषता है, टर्सरी फॉलिकल की विशेषता है वो क्या है? तो उसकी विशेषता होती है बेटा कि तरल से भरी गुहा, ठीक है, फुल फील्ड, ठीक है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, एंट्रम कहते हैं जिसे हम, ठीक है, डन। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल में तरल से भरी गुहा होती है जिसे हम लोग एंट्रम बोलते हैं, डन, एक चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीयक पुटक में थीका परत कितने भागों में विभाजित होती है? इनटू हाउ मैनी पार्ट्स इज द थीका लेयर डिवाइडेड इन टर्सरी फॉलिकल? तो देखिए 2 पार्ट में होती है, डन, ठीक है, डन, 2 में होती है, ठीक है, जो कि देखिए थीका 2 भागों में होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन? देखिए प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है? तो देखिए बनता है द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय पिंड, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। ठीक है बेटा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ पर आपको पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व पुटक को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड? बेटा पानी का मौसम हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है, काम करना है, ठीक है, कोई नहीं बेटा, फिर भी चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल, द्वितीयक फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल या कार्पस एल्विकेंस? तो देखिए परिपक्व पुटक को क्या कहते हैं? मैच्योर फॉलिकल को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, जब मैच्योर फॉलिकल हो जाती है उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक अंडक के चारों ओर बनने वाली, ठीक है, द्वितीयक अंडक के चारों ओर बनने वाली, 1 मिनट रुकना बेटा, ठीक है, 1 मिनट रुकना आप लोग, 1 मिनट बस, 1 मिनट रुकना, सॉरी 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चा पार्टी। अरे यार बेटा, चलिए कुछ नहीं, वो मैं कुछ कर रही थी बेटा बट हुआ नहीं है वो, कोई नहीं, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीयक अंडक के चारों ओर बनने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? व्हाट इज द मेम्ब्रेन फॉर्म्ड अराउंड सेकेंडरी ओसाइट कॉल्ड? थीका, जोना पेलुसिडा, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम? तो देखिए बेटा द्वितीयक अंडक के चारों ओर बनने वाली कोशिका, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है, और सेकेंडरी ओसाइट के चारों ओर पारदर्शी झिल्ली बनती है जिसे हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफी पुटक के फटने से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या पूछा है बेटा कि ग्राफी पुटक के फटने से अंडाणु के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ठीक है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन या पाचुरेशन? तो देखिए उसे हम लोग कहते हैं ओवुलेशन, अंड उत्सर्ग, डन, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड जनन में कौन सी कोशिका पोषक तत्वों से भरपूर कोशिका द्रव्य संचित रखती है? पूछा गया है बेटा विच सेल रिटेन्स न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म इन ओजेनेसिस, यानी कि प्रथम ध्रुवीय पिंड फर्स्ट पोलर बॉडी, द्वितीयक अंडक सेकंड ओसाइट, सी है स्पर्मेटेड, डी है लीडिंग सेल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बेटा सेकेंडरी ओसाइट, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण किस विभाजन के बाद होता है? प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड आफ्टर विच डिवीजन? फर्स्ट ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन, बी है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, सी है सेकंड म्यूटिक डिवीजन, डी है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन?
तो देखिए द्वितीयक प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण किस विभाजन के बाद होता है? तो याद रख लेना प्रथम विभाजन के बाद, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग। पूछा गया है कि ग्राफी पुटक किसका परिपक्व रूप है? ग्राफियन फॉलिकल इज द मैच्योर फॉर्म ऑफ विच फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल किसका परिपक्व रूप है? तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनी थी, सेकेंडरी से टर्सरी बनी थी, उसी टर्सरी से क्या बनी थी? ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर। तो यहाँ पर पूछा है, वही क्वेश्चन है, तो टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बना था। डन। डन, करेक्ट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा आंधी आ गई है, लाइट चली जाए, मेरा मोबाइल कम चार्ज है, मोबाइल ही है बेटा मेरे पास, अभी मोबाइल से ही क्लास लेती हूँ आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय कंडक किस प्रकार की कोशिका होती है? व्हाट टाइप ऑफ सेल इज सेकेंडरी oocyte? तो द्वितीयक अंडक किस प्रकार की कोशिका होती है बेटा? डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या इरेगुलर? तो देखिए द्वितीयक अंडक होती है बेटा वो हैप्लॉइड कोशिका होती है। डन। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रम क्या है? ऊपर बताया था, जिसको पता होगा वो एंट्रम बता देगा। एंट्रम क्या है? एंट्रम क्या है? व्हाट इज एंट्रम? ऑप्शन ए है टेल ऑफ स्पम, स्पम की पूंछ। द्वितीयक पुटक की तरल भरी गुहा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ टर्शरी फॉलिकल। सी है गर्भाशय की परत, लेयर ऑफ यूट्रस। डी है अंडाणु का केंद्रक यानी न्यूक्लियस ऑफ ओवम। तो याद रख लेना बेटा एंट्रम क्या होता है? ठीक है, द्वितीयक पुटक की परत, ठीक है, जो फ्लूइड से भरी होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये ऊपर करवा चुकी थी लेकिन आ गया तो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड उत्सर्ग के समय कौन सी कोशिका अंडाशय से मुक्त होती है? यानी ओवुलेशन के टाइम। ठीक है, विच सेल इज रिलीज फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte या फिर फर्स्ट पोलर बॉडी या स्पर्मेटेड? तो कौन सी होती है? सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी oocyte होती है। डन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा यही टॉपिक था। क्या था? oogenesis यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर दोनों ही होते हैं। अब बताओ कैसा लगा आज का सेशन? ठीक है, ईमानदारी के साथ बताना, ईमानदारी के साथ बताना बेटा, ठीक है ना? तो बताओ, चलो हो जाओ तैयार। कैसा लगा सेशन? सही लगा या नहीं लगा? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। और अब बताओ आपके कि क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए, अपना स्कोर बता के जाना। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ बेटा, मैं कभी कभी व्हाट्सएप पे लाइव आया करूँगी, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा करूँगी, ठीक है। और वहाँ पर मैं आपको पल पल की अपडेट देती रहूँगी। व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, यहाँ पे लिंक दी है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम पे PDF भेज दूँगी, व्हाट्सएप पे आप लोग ऐसे ही जुड़ जाना, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो बेटा, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बेटा लो लाइट चली गई, मेरा मोबाइल बचा है 9%। क्या ही होगा, लाइट चली गई और हवा आ गई है, आप लोगों को आवाज़ आ रही हो तो ठीक है बेटा, क्या ही होगा बताओ। क्या ही होगा बेटा, लाइट तो चली गई है। तो चलिए बेटा, आज की क्लास को हम एंड करते हैं। और पापा का ऑपरेशन है बेटा, आप लोगों को बता दूं। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी बेटा कि मैंने मांग की थी डिजिटल बोर्ड की, किससे? हमारे क्षेत्रीय विधायक जी और कैबिनेट मंत्री सिंधिया जी महाराज से। तो भाई उनने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, तो मैं भी अब मांगने नहीं जाऊंगी बेटा। मैंने मांग लिया था, मैंने इसलिए मांग लिया था कि चलो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ही उसी मेहनत से, बट जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा तो मैं बच्चों को उसी मेहनत में और अच्छे तरीके से पढ़ा सकती थी। बट कोई नहीं बेटा, नहीं दिया, या देंगे, अब नहीं देंगे बेटा, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। कोई देता तो
किसी को देना होता है तो हाल में दे देते हैं, ठीक है ना। बस आप लोग बेटा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, बस कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़ जाना, वहाँ पे आपको पल पल की अपडेट देती रहूँगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू बच्चों, पढ़ते रहना प्यारे बच्चों और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहना।